बुचा से भी बदतर। बुचा नरसंहार से भी भयंकर। तस्वीर जो दिल दहला दे। हर तरफ लाशें। खौफनाक मंजर। खार्किव का नरसंहार बुचा पार्ट 2। बम और बारूद की आंखें नहीं होती हैं। ये इंसानों को देखकर नहीं फटते। और जो इंसान इनकी चपेट में आते हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाशें खार्किव में नजर आ रही हैं, ये बम धमाकों या मिसाइल के अटैक का नतीजा नहीं है। ये बर्बरतापूर्वक नृशंसता से की गई हत्याएं हैं। आखिर इन लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों में क्या हुआ था? इस सवाल में खार्किव की जंग का बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कीव पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इन मलबों से क्रूरता और दहशत की कहानियां सामने आ रही हैं। लाशों पर लाशें निकलने का सिलसिला इस वक्त भी लगातार जारी है और कितनी लाशें कीव से निकली ये आपको हम आगे बताएंगे। खार्किव से लेकर कीव तक यूक्रेन के लोग एक ऐसे गम और मातम के दौर से गुजर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बनता जा रहा है। पुतिन जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुतिन का क्रोध यूक्रेन पर बम और बारूद बनकर बरस रहा है और दूसरी तरफ बरस रहे हैं यूक्रेन के लोगों के आंसू। कीव की इन सड़कों पर यूक्रेन की महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं। आखिर क्यों इनकी आंखों में आंसू हैं? आखिर ये दुनिया से क्या कहना चाहती हैं? मरियुपोल के स्टील प्लांट में पुतिन जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसका कीव में हो रही इस रैली से क्या रिश्ता है? आगे ये हम आपको समझाएंगे। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई पुतिन का गुस्सा ठंडा कर सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो पुतिन को इस विनाश लीला को रोकने के लिए मना सके? पोप फ्रांसिस का कद यूरोप और अमेरिका की दुनिया में बहुत बड़ा है। पोप फ्रांसिस कभी कीव जाने की बात करते हैं तो कभी वो मास्को में पुतिन से मिलने की कोशिश करते हैं। पोप भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन पुतिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि पुतिन का गुस्सा किस लेवल पर है। अब आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। खार्किव के 11 गांवों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इन 11 गांवों को यूक्रेनी सेना ने लड़कर दोबारा हासिल कर लिया और अब यहीं यूक्रेन के सैनिक इन गांवों में एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें उनको सबसे पहले मिली ये लाशें। ये 4 लाशें रूस के सैनिकों की हैं जो यूक्रेनियों के साथ गन बैटल में मारे गए हैं।
इन सैनिकों के पास गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि जबरदस्त स्ट्रीट फाइट और संघर्ष के बाद इन रूसी सैनिकों का कत्ल हुआ है। अब जरा यूक्रेन के इस सैनिक की खतरनाक चेतावनी सुनिए। Поселок за поселком мы идем к освобождению своей территории, мы идем к победе над страной-оккупантом, над диктаторским режимом. Вчера была освобождена Кутузовка, вчера мы вышли с Лозовой, поменялись на Национальную гвардию. День Победы, конечно, мы в Москве не отпразднуем, но и в Киеве тоже, ни в Киеве, ни в Харькове мы его провести не дадим. खार्किव के इसी गांव में, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने आजाद करवाया है, कैमरा आगे बढ़ता है तो नजर आती है ये इमारत, जिस पर गोलियों और तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इमारतों के मलबे से आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहां की तस्वीरें हृदय विदारक हैं। देखिए कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त है। इस घर के अंदर भयंकर संघर्ष हुआ है। घर के अंदर सबसे पहली लाश पानी की बोतलों के पास है और दूसरी लाश के पास खाने का सामान बिखरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक इस घर से निकलकर गांव के ही अंदर एक बेसमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से होती है। इस बुजुर्ग शख्स ने बेसमेंट के अंदर शरण लेकर किसी तरह खुद को बचाया। Мужик вот этот, который один в квартире, он погиб в квартире, да? Ну да. А вот эти трое тел, которые на первый этаж занесли их, да, я так понял? Нет, тут возле подъезда. अब यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का दोबारा कब्जा होने के बाद यूक्रेन के लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये मायूस हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर भी नहीं बचा और कई हफ्तों की जो यातना झेलनी पड़ी वो अलग। 2 месяца в подвале были, не выпускали нас. Сидели в подвале, ни кушать, ни пить не было. Воды вообще не было, с колодцев черпали черную воду и все пили. И под дулом автомата все, у нас все позабирали, и золото снимали, и деньги забирали, все. Сидели, не выходили просто, все погорело, ни домов, ничего нету, ничего не осталось. ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का परिणाम है, जो यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है। नरसंहार की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जो खार्किव से भी ज्यादा दर्दनाक हैं। खार्किव से करीब 500 किलोमीटर दूर ये बुचा के पास एक शहर की तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर जनक दवे को कीव पुलिस से ये जानकारी मिली कि यहाँ भी एक मास ग्रेव मिली है, यानी एक सामूहिक नरसंहार की निशानियां मिली हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लोग यहाँ अपनी नम आंखों के साथ पहुंच रहे हैं। कीव पुलिस एक और नरसंहार की जांच में जुट गई है। एक बड़ा मास ग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है। ये बूचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया, यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है, कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक, उनके पाँव में गोलियां मारी गई। उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे, पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मास ग्रेव हैं जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया, लेकिन मार के उनको वहाँ फेंक दिया गया। यूक्रेन दर्द का दूसरा नाम बन गया है। हर दिन मौत और मातम की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। एक और खतरनाक वाकया सामने आया है मरियुपोल से। सबसे पहले आप मरियुपोल में थिएटर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक बहुत विशाल थिएटर पर बमबारी के बाद की हैं।
अब ये दावा किया जा रहा है कि इस थिएटर के अंदर 600 लोगों ने शरण ले रखी थी और ये सारे के सारे 600 लोग हमले में मारे गए। तस्वीरों के साथ ये पूरी दर्दनाक कहानी आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीर 16 मार्च की है, जब एक कार के अंदर से बनाए गए मोबाइल वीडियो में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये धुआं उसी थिएटर से उठ रहा है जिसपे 600 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये एक और तस्वीर देखिए, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये उसी थिएटर की तस्वीरें हैं जब इस पर बमबारी नहीं की गई थी। इस थिएटर में ये 600 जिंदगियां मौजूद थीं। उसमें महिलाएं, बूढ़े लोग और बच्चे भी थे। जब मरियुपोल के इस इलाके पर भीषण बमबारी शुरू हुई तो सैकड़ों यूक्रेनी लोगों ने इसी थिएटर को सुरक्षित मानकर यहाँ पर शरण ले ली। लेकिन अफसोस कि ये थिएटर इन 600 जिंदगियों के लिए कवच ना बन सका। जहाँ बमबारी हुई और लोग मारे गए। Значить, забігаю в хол, а там дуже багато людей. Ну, я так розумію, що люди як біжали і з вулиці, і, в принципі, з драму в ту частину, яка вціліла. Дуже багато людей, і поранені лежать, і люди, які так, ну, нормально наче виглядають. Я одразу біжу, значить, на 3-й поверх. І що ви думаєте, я добігаю до того балкончика, а там нікого. ये थिएटर अब एक कब्र बन चुका है। ऐसी कहानियां यूक्रेन में फैली पड़ी हैं। हर लाश के पीछे एक जिंदगी थी और उसकी जिंदगी के अंत की अपनी एक कहानी है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें कीव से भी सामने आई है। कीव में भी लाशें मलबों के अंदर से निकाली जा रही हैं। वो सारे इलाके जो रूस से छुड़ाए जा रहे हैं, वहां पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए बड़ा काम युद्ध में हुई हिंसा की जानकारी के लिए इन शवों की जांच करना भी है। यूक्रेन की सरकार इन अपराधों के लिए पुतिन और उनकी आर्मी को जिम्मेदार मान रही है और यूक्रेन के अफसर लगातार इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। What we have, and I think the best in the international humanitarian law, it is this term of common responsibility. For example, if we speak about 64th Motorized Brigade, it was in Bucha, and 10 soldiers from this brigade we started to prosecute in torturing. This brigade was here too, in Irpin, 64th. You remember that maybe a week or some more ago, President Putin honored this brigade for their activity near Kiev. Which was the activity? The activity was killing civilians, torturing civilians, and next we will see what it will be. It means that this person knew about this, actually maybe ordered this, but he is absolutely responsible. That is commander-in-chief. Common responsibility, of course. जंग कितनी दर्दनाक होती है, बारूद हवाओं में घुलकर कैसे एक पूरे शहर का दम घोंटता है और उस शहर के लोगों पर क्या बीतती है, इस वीडियो में देखिए। तस्वीरें मरियुपोल के स्टील प्लांट की हैं। पहले यूक्रेन के नागरिकों को स्टील प्लांट से निकाला गया और उसके बाद उनको बस में बिठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। लेकिन इस दौरान यूक्रेन की महिलाओं ने अपने बर्बाद और खंडहरों में बदल गए शहर को देखा तो उनके आंसू निकल गए। Сегодня мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула и поехала. Очень много людей здесь еще осталось. Они боятся ехать, потому что им никто не дает гарантии, что их довезут до Запорожья, как обещают. И все будут ждать, пока доберется наш вот этот первый. मरियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे नागरिकों को तो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन स्टील प्लांट के अंदर ज़ेलेंस्की की अजोव बटालियन अब भी मौजूद है और जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, क्योंकि पूरे शहर पर रूसी कब्जा है और स्टील प्लांट से बाहर निकलने का मतलब है मौत। दरअसल ये मरियुपोल के स्टील प्लांट में फंसी अजोव बटालियन के सैनिकों के परिवार की महिलाएं हैं जो कीव की सड़कों पर रोते हुए उतर गई हैं।
ये नारे लगा रही हैं मरियुपोल की मिलिट्री की रक्षा करो। इनके हाथों में अपने रिश्तेदार सैनिकों की तस्वीरें हैं। ओलिया के बॉयफ्रेंड अजोव बटालियन में से हैं और वो इस वक्त स्टील प्लांट में फंसे हुए हैं। दर्द, आंसू, गम, गुस्सा इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। З ним зв'язочок, чула його голос лише 20-х числах квітня. Переписуватись ми не переписувались більше тижня, і то це зв'язочок через побратимів, якихось чоловіків, яких я не знала особисто, тому що зв'язку з ним я не маю прямого. Відчуваю біль, відчуваю इन सभी महिलाओं ने ज़ेलेंस्की से ये अपील की है कि जिस तरह स्टील प्लांट से नागरिकों को बाहर निकाला गया, वैसे ही अजोव बटालियन के सैनिकों को भी बाहर निकाला जाए। यूक्रेन की इन तस्वीरों ने न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पोप फ्रांसिस को भी बेचैन कर दिया है। पोप फ्रांसिस पहले कीव जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मॉस्को जाने का फैसला किया। लेकिन इसके पहले उन्होंने पुतिन को अपने साथ लेने की कोशिश की। इसी के तहत उनका एक बयान भी पुतिन के समर्थन में आया कि नेटो की वजह से पुतिन को जंग में उतरना पड़ा। लेकिन पोप के संदेशों का पुतिन कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस भी इस जंग को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा यह भी है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। 9 मई को लेकर व्लादिमीर पुतिन क्या करने जा रहे हैं, पश्चिमी देशों को यह सोचकर पसीने छूट रहे हैं कि आखिर पुतिन का अगला कदम होगा क्या। क्या पुतिन का प्लान यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर अब पुतिन सभी दुश्मन देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। पश्चिम देश संभावित खतरे को लेकर बहुत अलर्ट पे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मई को राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान क्या है? पश्चिमी देशों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है। विक्ट्री डे पर पुतिन क्या घोषणा करने वाले हैं, सबकी निगाह यहीं अटकी है। क्या पुतिन के मन में यूक्रेन को लेकर कोई नया प्लान है या फिर अब पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य मददगार दोस्त होंगे, जिसे लेकर पुतिन कई बार आगाह भी कर चुके हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब के सब पश्चिमी देश यूक्रेन को धड़ल्ले से सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन की माने तो पुतिन दुश्मन देशों से जंग का मन बना चुके हैं। अब महज औपचारिक ऐलान बाकी है, जो कि वो इसी महीने की 9 तारीख को करने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इस जंग को खत्म करने के इरादे से उतरेगा और यूक्रेन में सबसे बड़ी सेना उतार रहा है, जो यूक्रेन में पूर्ण विजय के इरादे से उतरेगी और यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी प्रलय आएगी, जिससे दुनिया ने अब तक नहीं देखा होगा। यानी पुतिन को हर कीमत पर जीत चाहिए होगी और अपनी सेना को करो या मरो की स्थिति के साथ उतारेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे कई देशों के ठिकानों पर भी रूस हमले कर सकता है।
जो कि एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान जैसा ही होगा। इस बात को पश्चिमी देश गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी भी कर रहे हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। और यूक्रेन से सटे नेटो देशों में उनकी तैयारी अंतिम चरण में है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस 9 मई को मारियोपोल में मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है। शहर की सेंट्रल स्ट्रीट पर काम शुरू हो चुका है। सड़कों से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। सैन्य साजो सामान भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के शहर खेर्सोन में जनमत संग्रह की तैयारी हो रही है। इसके अलावा रूस का इरादा 2 क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जे का भी है। लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी सेना तब तक पूर्ण फतह कर सकती है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि विक्ट्री डे के जश्न को दोगुना करने के लिए पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों को रूस से मिलाने का ऐलान भी कर सकते हैं और इस तरह से यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। साथ ही साथ पुतिन का प्लान यूक्रेन के बड़े बंदरगाह शहर पर भी कब्जे का है ताकि यूक्रेन रूस पर निर्भर होकर रह जाए। रूस के जिस पैमाने पर विक्ट्री डे को मनाने की तैयारी चल रही है उससे पश्चिमी देशों की आशंका और बढ़ गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन का प्लान बहुत बड़ा है। पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसका सीधा फर्क यूरोप पर पड़ेगा। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के समक्ष अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने पूरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को की लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं। क्या रूस के गैस और तेल का खेल खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अगले 6 महीनों में रूस से तेल का आयात बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। तेल के बाद क्या गैस की बारी है? और अगर रूस ने यूरोप की ऊर्जा सप्लाई रोक दी तो क्या असर होगा? इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्या रूस की गैस का खेल खत्म होने वाला है? क्या रूस का तेल अब कोई नहीं खरीदेगा? क्या यूरोप को रूस का विकल्प मिल गया? यूरोपीय यूनियन के दिमाग में क्या चल रहा है? रूस पर फिलहाल प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है और वो कड़े एक्शन ले रहा है। रूस ने अब पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने अपनी करेंसी यानी रूबल में पेमेंट नहीं करने पर दोनों देशों की गैस सप्लाई रोकी है। पोलैंड का गैस भंडार 76% भरा है, लेकिन बुल्गारिया के पास सिर्फ 17% गैस ही बची है। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि ये कुछ दिनों का मसला नहीं है। समस्या अगली सर्दियों में होगी। इसलिए गैस रिजर्व को दोबारा भरने की जरूरत है और इसी का फायदा रूस दबाव बनाने के लिए उठा रहा है। रूस से तेल आयात बंद करेगा यूरोप। इस बीच कई देशों ने रूस की मांगे भी मान ली हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने
पुतिन के इस फैसले को ब्लैकमेल करने वाला बताया है और इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से रूस से तेल आयात बंद करने का ऐलान किया है। Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. दरअसल यूरोप हर दिन ऊर्जा आयात के बदले 6,460 करोड़ रुपए का भुगतान रूस को करता है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मकसद है रूस को इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने से रोकना। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, हरियाणा के करनाल से विस्फोटक और हथियार समेत 4 संदिग्ध गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंक के दंदा के साथ। ड्रोन के जरिए वहां पर सप्लाई होती है, फिर ये वहां से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। गुजरात में अवैध हथियार बेचने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। एटीएस की टीम ने सौराष्ट्र से बरामद किया हथियारों का जखीरा। 15 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए। 13 दिन बाद इंतजार हुआ खत्म। जेल से रिहा हुए राणा दंपति सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा।